आपने देखा होगा मैंने 1996 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। वो दिन और आज का दिन ना मैंने कभी पार्टी के खिलाफ कभी बात की, ना मैंने पार्टी के किसी भी नेता या कार्यकर्ता के बारे में कभी भी मैंने किसी के बारे में कहीं पर भी कोई गलत बात प्रेस के माध्यम से नहीं हुई। फिर से चुनाव होंगे तो आपने क्या विधानसभा की टिकट हाईकमान से मांगी है करनाल से? ऐसे है, अभी तक किसी भी प्रकार की अगर कोई बोलता है कि हमने अप्लाई किया, अभी तक विधानसभा के लिए कहीं कोई एप्लीकेशन नहीं की गई है। तो क्या आप चुनाव लड़ना चाहें? हाँ, अगर पार्टी मुझे कहेगी कि आप करनाल से चुनाव लड़े तो मैं जरूर लड़ूंगी। पार्टी आप मैं हैरान रह गई, वहां इतनी भीड़, तो 5-7 लोग खड़े थे। मैंने कहा भाई अफसर तो बहुत बढ़िया है जो अभी 8 बजे तक काम कहते जी हम सुबह के बैठे, ये अफसर 2 बजे आया यहाँ पे और परेशान, इतने परेशान थे। कुछ भी नहीं हो रहा इस सरकार के अंदर। तो मतलब आपका कहने का मतलब बिना पैसे दिए कुछ नहीं होता, कोई काम नहीं होता है। तो मुख्यमंत्री जी अब आप देखें यहाँ पर इन्होंने कितने साइकिल के स्टैंड बनाए, साइकिल ली गई, कहाँ है वो आज के दिन? इतने वो टॉयलेट्स बने, ई लाइब्रेरीज बनी, क्या क्या बना, कई तरह के वो हर जगह जो टॉयलेट्स बने आप जाके देखें उन पर ताले लगे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर। आज हम करनाल की एक ऐसी शख्सियत से आपकी भेंट कराएंगे जिसे आप बड़ी बेखूबी जानते हैं, और चूंकि वो करनाल की विधायक रही हैं और अब जो है करनाल लोकसभा का चुनाव पूरे देश भर में हो रहा है। करनाल का लोकसभा के साथ साथ जो है जो करनाल की उप विधानसभा का चुनाव, विधानसभा का जो उपचुनाव होना है, उसमें अभी तक भाजपा ने नायब सैनी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्हें उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक ना तो लोकसभा का उम्मीदवार अभी घोषित किया है और ना ही उपचुनाव में होने वाले उम्मीदवार का। लेकिन हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस से चुनाव आखिर लड़ना कौन चाहता है, कौन हाईकमान से टिकट मांग रहा है और कौन ये दावा पेश कर रहा है कि मुख्यमंत्री का मुकाबला वह खुद करेंगे। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे करनाल की 2 बार की विधायक रही श्रीमती सुमिता सिंह जी से, जो ये हम आपकी तरफ से जनता के सवाल उनसे पूछेंगे कि वो इस उपचुनाव में लड़ना चाहती हैं या नहीं, क्या उन्होंने पार्टी से टिकट की मांग की है। उनका थोड़ा परिचय मैं आपको पहले दे देना चाहता हूं। 1994 के अंदर जो है वो नगर परिषद करनाल के अंदर निर्दलीय एमसी बनकर आई थी और उसके बाद मार्च के अंदर ही इनके अगले ही साल वो नगर परिषद की अध्यक्ष भी बन गई। लेकिन जब भजन लाल जी जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जब लोकसभा का यहाँ चुनाव लड़ने के लिए करनाल लोकसभा सीट से उतरने के लिए आए थे, तब जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गई और उसके बाद उन्होंने पार्टी का दामन कभी नहीं छोड़ा। हालांकि 2 बार उन्होंने 2014 के अंदर और 2019 के अंदर विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। ये सवाल भी उनसे पूछा जाएगा कि क्या कारण रहे कि उन्होंने लगातार 2 बार विधायक बनने के बाद अपना दावा क्यों छोड़ दिया। क्या पार्टी ने टिकट नहीं दी या उनकी कुछ व्यक्तिगत मजबूरी थी, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन पर हमेशा से आरोप लगते रहे कि उन्होंने चुनाव मैदान छोड़ दिया। लेकिन सुमिता सिंह से ही पूछा जाएगा कि आखिर उनमें क्या था। अब 2024 के अंदर क्या वो उपचुनाव लड़ना चाहती हैं, क्योंकि ये केवल 6 महीने का चुनाव है। उसके बाद विधानसभा फिर से भंग हो जाएगी और फिर से हरियाणा विधानसभा के चुनाव होंगे। तो चलिए मिलाते हैं आपको करनाल की पूर्व विधायक सुमिता सिंह जी से। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं करनाल की 2 बार की विधायक रही श्रीमती सुमिता सिंह जी। सुमिता सिंह जी, सबसे पहले 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर पर आपका स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल सुमिता सिंह जी आपसे ये है कि उपचुनाव विधानसभा करनाल का घोषणा हो गई है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भाजपा के उम्मीदवार हैं। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस अभी तक जो है ना तो लोकसभा का उम्मीदवार घोषित कर रही है और ना ही विधानसभा का उपचुनाव, क्या कर रही है? पहले तो मैं हरीश जी आपकी टीम का मैं यहाँ स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आपने पूछा कि कांग्रेस ने अभी तक क्यों टिकट्स अनाउंस नहीं की, और जो भी मेरे भाई पत्रकार भाई आते हैं सबसे पहले उनका यही सवाल है। जो कांग्रेस पार्टी है हमारी बहुत ही लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक पार्टी है। यहाँ पे जो राजनीति में है
और जो कोई चुनाव लड़ना चाहता है, हर किसी को अधिकार है टिकट मांगने का। और आपने देखा होगा कि करनाल लोकसभा के लिए तकरीबन मेरे ख्याल से करनाल लोकसभा के लिए 45-46 के करीब एप्लीकेशन आई है जिन्होंने लोकसभा की टिकट मांगी है। जब इतने लोग अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा समय लग जाता है देखने के लिए। हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है, पहले कम करते हैं, फिर और शॉर्ट लिस्ट होती है, और मुझे लगता है 2-4 दिन में हमारा जो है ये लोकसभा की कैंडिडेट का जो है अनाउंसमेंट हो जाएगी। विधानसभा का तो सिर्फ एक ही उपचुनाव है करनाल का, उसमें भी देरी हो रही है। मान लीजिए लोकसभा की तो 10 सीटें, अभी काफी समय है चुनाव में, और मेरे ख्याल से आज तकरीबन 50 दिन है। अभी कितने दिन है? 50 दिन है चुनाव के, और 25 मई को है। हाँ, और कांग्रेस पार्टी करनाल के हमारे जो भी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो कार्यकर्ता है, हर कोई अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहा है। अच्छा, इस तरह के आरोप भी लगते रहे हैं जब से 2014 में मनोहर लाल जी करनाल के जब विधायक बने और फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कि करनाल में कांग्रेस के नेता विधानसभा का चुनाव लड़ने से बचते रहे, ऐसा आरोप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों बार बहुत से लोगों ने, बहुत से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, मेरे भाइयों ने कोशिश की कि उनको टिकट मिले, और मुझे पार्टी ने, मैं तो जहां पार्टी जैसे मुझे बोलती है, आपने देखा होगा मैंने 1996 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। वो दिन और आज का दिन, ना मैंने कभी पार्टी के खिलाफ कभी बात की, ना मैंने पार्टी के किसी भी नेता या कार्यकर्ता के बारे में कभी भी मैंने किसी के बारे में कहीं पर भी कोई गलत बात प्रेस के माध्यम से नहीं की। और पार्टी जहां से जिसको आदेश देती है उसको वहां जाना पड़ता है। आपने 2014 का चुनाव भी नहीं लड़ा, लोग कहते रहे कि सुविधा सिंह जो है मैदान छोड़कर भाग गई। मैं मैदान छोड़ के बिल्कुल नहीं भागी हूँ। 2014 में पार्टी ने मुझे असंध की टिकट दी और मैं वहां असंध जाकर मैंने चुनाव लड़ा। और करनाल के अगर कोई व्यक्ति जो बुरी भावना से, द्वेष से जो ये कहता है सुनीता सिंह यहाँ से छोड़कर चली गई, चलो मैं तो जिले में थी। करनाल और असंध, जो करनाल की बाउंड्री, ये चढ़ाव आ गया करनाल के साथ लगता असंध है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो रोहतक से आए थे और रहते द्वारका थे, दिल्ली के अंदर रहते थे। और अब जो हमारे कैंडिडेट हैं भाजपा के, ये सैनी साहब, नायब सैनी जी, जो मुख्यमंत्री अभी हमारे नवनियुक्त मुख्यमंत्री है, ये तो नारायणगढ़ से आए हैं, हमारे जिले से भी नहीं है। तो ये चीज मैं बताना चाहूंगी कि मैं कहीं नहीं भागी। पार्टी ने मुझे, मैंने कहा ना, मैं पार्टी के कभी पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। नहीं, आरोप ये कुछ आपके कांग्रेस के नेता ही आरोप लगाने लगे, बल्कि लोग भी कहने कि सुनीता सिंह जी करनाल इसलिए छोड़ा कि वो डर गई थी, इसलिए उन्होंने असंध से टिकट मांगी। नहीं, मैं कभी ना किसी से डरी हूँ और ना डरती हूँ। मैं सिर्फ परमात्मा से डरती हूँ। मैं एक परमात्मा ऐसा है जिससे मैं डरती हूँ, और अगर कुछ मांगती भी हूँ तो परमात्मा से मांगती हूँ। चलिए, 2014 में आप असंध से आपने पार्टी के निर्देश पर लड़ा। हाँ। मैं मान लिया, क्योंकि उस समय शायद सुरेंद्र नरवाल जी आए थे, उन्होंने चुनाव लड़ा। फिर 2019 में आपने चुनाव नहीं लड़ा, 5 साल आपने छोड़ दिए। 2019 में मेरे कोई अपने व्यक्तिगत कारण थे, मेरे कोई अपने पारिवारिक कारण थे, जिसके कारण मैं नहीं लड़ी। और मेरा मानना ये है कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो आपके हल्के के लोग हैं, वो भी आपका एक परिवार है। और अगर आपके परिवार के ऊपर कोई कुछ दिक्कत है, अगर आप अपने परिवार के बारे में नहीं सोचेंगे तो आप अपने हल्के के परिवार के बारे में कैसे सोचेंगे? कि मेरे लिए सिर्फ एक राजनीति ये नहीं है कि राजनीति इज द, क्या बोले उसको, कि भी सिर्फ राजनीति है। मेरा अपना परिवार भी है, मेरे अपने बच्चे हैं, कई अपनी चीजें हो जाती हैं परिवार में, नहीं लड़ सकी मैं। अच्छा, अब 2024 है चुनाव, 6 महीने का चुनाव होना, फिर विधानसभा का, फिर ये भंग हो जाएगी हरियाणा की, फिर से चुनाव होंगे। तो आपने क्या विधानसभा की टिकट हाईकमान से मांगी है करनाल से? ऐसे है, अभी तक किसी भी प्रकार की, अगर कोई बोलता है कि हमने अप्लाई किया, अभी तक विधानसभा के लिए कहीं कोई एप्लीकेशन नहीं की है। तो क्या आप चुनाव लड़ना चाहें? हाँ, अगर पार्टी मुझे कहेगी कि आप करनाल से चुनाव लड़े तो मैं जरूर लड़ूंगी। पार्टी आपको टिकट दे देती है तो फिर कैसे मुकाबला करेंगे मुख्यमंत्री का?
लोगों के काम किए हैं, लोगों के मैंने हमेशा लोगों के बीच में रही हूँ, लोगों के दुख में और सुख में मैं उनके साथ रही हूँ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ रही हूँ और 10 साल विधायक रही हूँ करनाल की और बड़ी ईमानदारी से पूरी निष्ठा से मैंने करनाल वासियों के लिए जो भी मेरे से हो सका मैंने किया। आप देखें करनाल के अंदर ये जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है ये हमारे ये आपके कार्यकाल में, हाँ, ये मेरे कार्यकाल में आए और हमने इसके लिए मैंने पूरा जोर लगाया। हमने उस समय के मुख्यमंत्री से हमने मांग की कि करनाल के अंदर बहुत से लोग बोल रहे थे, कोई बोल रहा था कुटेल में बना दो, कोई बोल रहा था कहीं बना दो, पर मेरा कहना था कि करनाल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरा हल्का है, तो हम करनाल में बनाएंगे। और तो और जो बस स्टैंड है वो भी मैंने 12 सेक्टर में जो ISPT है करनाल के अंदर किया था, किंतु हमारे मुख्यमंत्री जी उसको इंद्री में ले गए यहाँ से दूर, क्योंकि बस में कौन जाता है, गरीब व्यक्ति जाता है जिसके पास अपनी कार नहीं है, तो कितनी दिक्कत है, पहले यहाँ से ऑटो करो और फिर वहां जाओ। करनाल में मैंने बहुत काम किए। ये आप जितने ये फ्लाईओवर्स देख रहे हैं, चाहे वो घोगलीपुर वाला फ्लाईओवर है, ये काशवा फ्लाईओवर है, लोगों को परेशानी होती थी। कॉलेजेस के अंदर हम इतने सारे नए नए प्रोफेशनल कोर्सेज लेके आए, होटल मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, इस प्रकार के लेकर आए। ITI में हम जो है उसकी नई बिल्डिंग की, केंद्रीय विद्यालय को हमने बाहर शिफ्ट किया, नई पुलिस लाइन बनी और बहुत काम हुए, अनेकों काम हुए। तो और लोगों के मैं हमेशा उनके ये जो हमारा हाईवे है इसका भी जो करनाल GT रोड है या हमारा जो स्टेट का जो हमारा हाईवे है, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे, यहाँ पर हाई कोर्ट के आदेश हो गए थे कुछ 100 मीटर के अंदर जो बिल्डिंग्स होगी उनको गिरा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के पास गए, मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में पास करके मिनिमम CLU लगाकर हमने सारों का जो है वो लीगल कराया। बहुत से ऐसे काम किए जो लोगों के बीच में रहकर। तो फिर सवाल ये कि 9.5 साल मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी यहाँ विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया? ये सवाल तो मैं आपसे पूछूंगी। नहीं, मैं तो आपसे पूछूंगा। मैं क्योंकि आप 10 साल विधायक रही। मैं खट्टर साहब से ये पूछना चाहूंगी आपके माध्यम से कि खट्टर साहब जी, आप तो मुख्यमंत्री थे, मैं तो एक छोटी सी 90 विधायकों में से एक विधायक थे, तो एक मुख्यमंत्री थे। मैं पूछना चाहूंगी आप क्या इंडस्ट्री करनाल लेकर आए, आपने क्या करनाल वासियों के लिए, कितने यहाँ पे रोजगार लोगों को दिए, क्या किया करनाल के लिए? सिवाय वो गेट्स बनाने के, बड़े बड़े गेट्स बने हैं जगह जगह पर, कई करोड़ उसके अंदर लग गया जो कि बिल्कुल थोड़े से पैसों में बन सकते थे। इसका मतलब भ्रष्टाचार हुआ? भ्रष्टाचार बिल्कुल हुआ। ये जो प्रॉपर्टी IDs हैं, जो फैमिली IDs हैं, इनके अंदर आप देखिए, आप करवा के देखिए, अगर आपका कहीं भी बगैर पैसे दिए कोई आपकी प्रॉपर्टी ID बन जाए, फैमिली ID बन जाए, लोगों की पेंशन कट गई है, लोग लाइनों में कतारों में अपनी फैमिली पेंशन बनवाने के लिए खड़े हुए हैं। आप तहसील में जाकर देख लिए। एक दिन मैं गई, मुझे कुछ काम था वहां, शाम के मैं 7-7:30 बजे के करीब गई, तो मैं हैरान रह गई, वहां इतनी भीड़, तो 5-7 लोग खड़े थे। मैंने कहा भाई अफसर तो बहुत बढ़िया है जो अभी 8 बजे तक काम, कहते जी हम सुबह के बैठे, ये अफसर 2 बजे आया यहाँ पे, और परेशान, इतने परेशान थे, कुछ भी नहीं हो रहा इस सरकार के अंदर। तो मतलब आपका कहने का मतलब बिना पैसे दिए कुछ नहीं होता, कोई काम नहीं होता है। तो मुख्यमंत्री जी, अब आप देखें यहाँ पर इन्होंने कितने साइकिल के स्टैंड बनाए, साइकिल ली गई, कहाँ है वो आज के दिन? इतने वो टॉयलेट्स बने, E-लाइब्रेरीज बनी, क्या क्या बना, कई तरह के वो हर जगह जो टॉयलेट्स बने आप जाके देखें उन पे ताले लगे हुए हैं। नहीं, मनोहर लाल जी तो कहते रहे मैंने पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म किया, उन्होंने तो हमेशा नारे ही दिए, ईमानदारी से काम किया। अगर भ्रष्टाचार खत्म किया होता तो करनाल के अंदर आप देखें हर 3 महीने में तहसीलदार बदल जाता है। सबसे भ्रष्ट महकमा जो है रेवेन्यू का, और नगर निगम के अंदर मेरे घर के पीछे आप जाके देखें, कभी यहाँ पानी नहीं रुकता, क्योंकि अब चुनाव है तो जोर शोर से लगे हुए हैं, तोड़ के वहां पे पाइपें डाल रहे हैं कि जी यहाँ से जो पानी बारिशों का है वो निकालना, तो कभी पानी होता ही नहीं है। आपकी कॉलोनी में भी? मेरी कॉलोनी में भी। अच्छा, अब तो अब ये रुकने लग गया पानी? नहीं, अब चुनाव करके काम चलने लगा। अच्छा, चुनाव मतलब 9.5 साल तो मतलब 9.5 हुआ नहीं, अब आप देखिए अब लगा हुआ है, काम शुरू किया। अच्छा सुनीता जी, आपको क्या लगता है, ऐसे मैं आपको कहूँ कि 10 साल आप विधायक रहे, कि कोई का करनाल में मुख्यमंत्री जब रहे मनोहर लाल जी, क्या बड़ी सौगात क्या लेके गए? वो कहते जी मैंने सारी चारों तरफ करनाल के सड़कों का बाईपास का जाल बिछाया जिससे रश जो है कम हुआ।
क्या आपको करनाल के अंदर रश कम लगता है? आपको नजर आया कहीं पर भी? आप जहां पर भी जाइए, आप करनाल के अंदर किसी भी सड़क से आप निकल नहीं सकते हैं, कहीं से भी। और कोई मुख्यमंत्री, आप देखिए सारी इंडस्ट्री गुजरात जा रही है, सब कुछ वहां जा रहा है, करनाल के अंदर क्या है? मुख्यमंत्री चाहते तो करनाल के नौजवानों के लिए, करनाल के लोगों ने आपको इतने शौक से बनाया था कि यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे तो रोजगार, करनाल के शहर, करनाल के गांव आप जाके देखिए, कोई आपको नौजवान नहीं नजर आएगा। कोई इंडस्ट्री लाते, कोई ऐसा काम यहाँ शुरू करते कि बच्चों को रोजगार मिलती। सब बच्चे बाहर जा रहे हैं। मैं तो खुद मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी आप बताइए, क्या कौन सी एक बड़ी इंडस्ट्री या कोई छोटी भी इंडस्ट्री आप करनाल में लेकर आए हो कि जिससे नौजवानों को रोजगार मिला हो? कोई एक बड़ा काम बताओ शहर के अंदर क्या क्या? ये सड़कें नालियां तो हम भी बनाते थे, मुख्यमंत्री के लेवल का क्या हुआ यहाँ पे? लोगों को शौक चढ़ा जी करनाल स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी। सीएम सिटी का भी, सीएम सिटी का बड़ा पड़ा, सीएम सिटी बन गया। सीएम सिटी कहाँ से है? ये राजा करण की नगरी करनाल है, ये हमारा शहर है, करनाल वासियों का शहर है। आप बताइए क्या हुआ सीएम सिटी में? अच्छा, मैं आपसे एक ये सवाल जरूर पूछूंगा कि यदि 100 में से कुछ नंबर देने हो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एज ए एमएलए करनाल, तो 100 में से आपके पास कितने नंबर हैं? किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी, किसी भी हल्के के जो लोग हैं, जो वोटर हैं, जो अपना नुमाइंदा चुनते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारे कोई चाहे पर्सनल काम हो, कोई अपना कोई भी काम हो, कि हम अपने नुमाइंदे के पास जाकर अपनी बात रख सके और अपना काम करा सके। लोगों को क्या चाहिए? कोई करनाल में कोई इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी कोई इंडस्ट्री तो है नहीं कि वो इंडस्ट्री का लाइसेंस ले लेंगे या कुछ और कर लेंगे। उनके तो छोटे छोटे काम है। तो मुख्यमंत्री तक तो कोई एज ए विधायक कोई पहुंच ही नहीं पाता था। और करनाल के अंदर जब खुला दरबार लगता था, अनाज मंडी में लगा, लोग परेशान थे, लोगों को जाने नहीं दिया। कुछ लोगों को चुन लिया जाता था, 5 साल जो कार्यकर्ता होते थे, और उन्हीं की बात सुनकर तो चले जाते थे। क्या हुआ करनाल के अंदर? किसी भी व्यक्ति को, आम व्यक्ति क्या मिल सकता था मुख्यमंत्री से? मैं विधायक थी तो मेरे पास भीड़ लगी रहती थी, कई 100 की तादाद में लोग रोज आते थे। किसी का कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाता था, किसी के कोई बच्चे की कहीं कोई और दिक्कत होती थी, किसी का पर्सनल काम होते थे। तो आपको अपने लोगों के पर्सनल काम भी, समस्या भी सुननी होती है और पूरी करनी होती है। अच्छा, भाजपा नेता तो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री बड़े ईमानदार संत है, वो त्याग की मूर्ति है, पार्टी के कहने पर मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया नायब सिंह सैनी के लिए। उन्होंने करनाल वासियों को धोखा दिया, करनाल वासियों ने उनको चुना। और वो, मुझे तो ये लोग बोलते हैं कि सुनीता सिंह करनाल से असहन चली गई, वो तो 6 महीने पहले छोड़ गए अपना पद। क्यों छोड़ गए? जब लोगों ने उनको बनाया था। और फिर करनाल के किसी व्यक्ति को, किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दी, बीजेपी के अब नारायणगढ़ से ले आए। ये कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, क्या कारण लगता है, क्यों पार्टी ने छुड़वाया? अगर संत होते जो बड़े शौक से करनाल के अंदर लोगों को कहा कि प्रेम नगर में कोठी ली है, मुझे बताओ कितनी बार वहां पर रात को रुके? अब उसको छोड़ दिया, अब 6 सेक्टर में चले गए। तो क्या इनकी लोकप्रियता कम थी जो भाजपा ने इनको? बिल्कुल लोकप्रियता कम थी, इसीलिए उन्होंने, संजय भाटिया की लोकप्रियता कम थी, उनको पता था संजय भाटिया जीत नहीं सकता एमपी, तो उसकी टिकट काट दी। उनको पता था फिर से मनोहर लाल खट्टर जी करनाल से विधायक नहीं बन सकते, उनकी टिकट काट दी है। ये अनपॉपुलरिटी का तो कारण है। तो आपके मुख्यमंत्री का मुकाबला अगर टिकट मिलती है कांग्रेस की, तो आप कैसे करोगे? आपको तो प्रदेश का मुखिया आपके सामने रहेगा, क्या फर्क पड़ता है? लोगों को अपने काम चाहिए, लोगों को अपने, वो बाहर के लोग हैं, पहले रोहतक से थे, अब नारायणगढ़ से। आज के दिन हर कोई चाहता है कि उनका नेता, उनके जो नुमाइंदे हैं, मैं नेता अपने आप को नेता नहीं बोलूंगी, उनके जो नुमाइंदे हैं उनके अपने शहर के हों, जिनके पास वो अपना किसी भी समय जा सके, उनको मिल सके और पूरा मुकाबला करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, जैसा कि आपने बताया, मैं करनाल की बेटी हूँ, मैं करनाल वासियों की बहन हूँ, उनकी बेटी हूँ, करनाल की मैं रहने वाली हूँ, और शादी भी मेरी करनाल में हुई है। तो जो हमदर्दी, जो मुझे करनाल वासियों से, अपने भाइयों से, अपने भतीजों से, अपनी बहनों से जो मुझे लगाव और प्यार होगा, बाहर वालों को कैसे हो सकता है?
अच्छा, ये जो आपने बताया कि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता कम हुई इसलिए भाजपा ने इन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया, तो क्या इन 10 लोकसभा चुनाव में इस चीज का असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, आप देखिएगा। आप क्या मानती हैं कि कांग्रेस कितनी सीटें ले जाएगी 10 में से? भाजपा तो कह रही 10 की 10 सीटें उनकी हैं, मोदी की लहर चल रही है। ऐसे है, आप देखिए, आप समय आने दीजिए। लोग बोल नहीं रहे हैं, लोग अंदर से परेशान हैं, लोग दुखी हैं, क्योंकि आज देश के अंदर आप देखिए 2-2 मुख्यमंत्री तो अंदर किए हुए हैं। आज देश के अंदर लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो गया है, डिक्टेटरशिप चल रही है, लोग बोलने से डरते हैं। जो व्यापारी लोग हैं, चाहे बड़े व्यापारी हैं, चाहे छोटे लोग हैं, मुझे मिलते हैं, मेरे पास आते हैं, मेरी उनसे फोन पे बात होती है। वो कहते हैं जी हमें अपनी दुकानदारी का डर है, पर हम आपके साथ हैं। तो ये 370 का जो नारा पार का हो रहा है बीजेपी का, क्या लगता है आपको ढोंगे? पिछली बार विधानसभा में क्या था, 75 पार, पार, तो क्या हुआ? 40 पार नहीं हुआ, अभी भी वैसे ही होने वाला है। तो ये निर्दलीय के सारे जो पूरा समय सरकार, ये भी नायब सैनिक की सरकार लग गई। अच्छा, एक सुमित्रा सिंह जी की याचिका दायर हुई है, वो आपकी पार्टी की तरफ से वो हाई कोर्ट ने मंजूर कर दी है कि करनाल का उपचुनाव होना ही नहीं चाहिए। क्या लगता है, क्या विचार आपका? मेरा विचार ये है कि आप ये जो लोगों का पैसा है, लोगों का ही पैसा है ना जो खर्च होएगा, तो ये एक्स्ट्रा बर्डन, क्योंकि अब 25 मई को चुनाव होगा तो उसके बाद तो 5 महीने रह जाएंगे। ये क्या क्या किस लिए, ये क्या जरूरत थी इस चुनाव की? तो क्या मानते हैं, नहीं होना चाहिए इसका? ये लोगों का पैसा, 2-2 बार चुनाव होना, तो कितने पैसा का खर्चा होगा आपके सामने स्वयं है। ये गलत है, नहीं होना चाहिए था, होगा पर हम तैयार हैं। 2 सवाल आपने कहा कि पार्टी टिकट देगी, तो इस उपचुनाव में भी मैं हूं। हाँ, अगला जब विधानसभा का चुनाव जब भंग होगी फिर भी आप? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप पर हमेशा ये आरोप रहा है कि आप 10 साल जब तक विधायक रहे कांग्रेस पार्टी में, आपने किसी भी करनाल में किसी नेता को भरने ऊपर नहीं आने दिया। ऐसे है, ये जो आज के दिन कुछ मेरे साथ, जो मेरे साथ ही रहते थे, जो मेरे भाई हमेशा मेरे साथ रहते थे, और मैं इसके बारे में क्या बोलूं, ये तो सिर्फ जो लोग मेरे कुछ खिलाफ हैं, क्योंकि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, और मेरी तो उनको भी शुभकामनाएं हैं। अगर उनको भी टिकट मिलती है तो मेरी उन भाइयों को भी मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सारे मैडम जी रहे तो आपके साथ हैं, तो तभी तो मैं बोल रही हूँ, मैं क्या इसके बारे में बोलूं, मेरे तो भाई हैं। मैंने तो आपको पहले वक्त बोला है कि मैं करनाल की लड़की हूँ, करनाल में शादी है, यही की रहने वाली हूँ, और मेरे भाई हैं। अगर मेरे भाई टिकट लाएंगे तो उनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आगे बढ़े। मैंने कभी आप साथ हैं उनके? हाँ, मैं तो सबके साथ हूँ, मैं सबके साथ हूँ, मैं सारे एक करनाल वासी के साथ हूँ, जहाँ जिसको मेरी जरूरत पड़े मैं उनके साथ हूँ। धन्यवाद सुमित्रा। तो ये थी सुमित्रा सिंह जी, पूर्व विधायक। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं करनाल की बेटी हूं, मेरा ससुराल भी यही है, मेरा मायका भी यही है, और करनाल की जनता भी यही चाहती है कि जो भी उनका नुमाइंदा चुनकर विधानसभा में पहुंचे वो उनका अपना हो, यानी कि करनाल का हो। आप सुमित्रा सिंह जी ने आरोप ये भी लगाया कि पहले रोहतक वाले यहां आकर एमएलए बन गए, अब नारायणगढ़ वालों ने दस्तक दे दी है, लेकिन ये करनाल की जनता को तय करना है कि उनकी बेटी अगर चुनाव लड़ती है तो क्या वो साथ देगी या नहीं। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र में हो चाहे हरियाणा में हो, इन्होंने को डेमोक्रेसी को, मतलब लोकतंत्र को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ दिया है और 2-2 मुख्यमंत्री जेल में पहुंचा दिए हैं। इसलिए लोग साइलेंट हैं। 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन की जो पार्टी है, यानी कि कांग्रेस जिनके साथ है, वो जीतेगी। और उपचुनाव में भी सुमित्रा सिंह जी ने दावा किया है कि वह मुख्यमंत्री नायब सिंह का डटकर मुकाबला करेंगी यदि कांग्रेस उन्हें इस उपचुनाव में उतारती है। अपने सहयोगी संजीव चौहान के साथ हरीश चावला, 7/11 न्यूज और अमर मंथन खबर। आपसे प्रार्थना कि इस इंटरव्यू को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपके मन में इसका उत्तर बनता है कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना विचार जरूर रखिए। धन्यवाद। यशपाल जी, वो बुला लो एक बार।